दोस्तों, आज की कहानी है। मैं मन ही मन सोचती, एक भी परिवार से जान पहचान नहीं हुई। ऐसे में मैं कैसे सारा समय अकेले बिता पाऊंगी। बेटियां सुबह अपने अपने काम पर चली जाती और शाम को लौटती। ऐसे ही शायद अन्य घरों में भी होता था। तभी तो दिन भर हलचल बहुत कम रहती। सन्नाटे की आदत डालनी होगी, यह सोचकर मैं शांत रही। एक दिन बगल वाले परिवार में छोटे बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दिया। शायद वह परिवार उसी दिन लौटा था। सुबह का काम निपटाकर सब्जी लेने को बाहर निकली। दरवाजे पर ताला लगाते हुए लगा मानो बगल वाले दरवाजे के भीतर कोई सरक गया है। फिर उधर से गुजरते हुए दृष्टि पड़ ही गई। सोफे पर एक वृद्ध महिला एक बच्चे को लेकर बैठी मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में एक विशेष आत्मीयता थी, जैसे बहुत अरसे की परिचिता रही हो। मैं भी मुस्कुराई, सब्जी लेकर वापस आई। तब तक बगल का दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने उस ओर से ध्यान हटाने का प्रयास किया और सोचा, आजकल हर कोई अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है। दोपहर में भोजन करके एक झपकी ली ही थी कि घंटी का स्वर गूंज उठा। दरवाजा खोला तो देखा वह बगल वाली वृद्ध महिला वह एक युवती बच्चे को लेकर सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। युवती ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। वृद्ध महिला उसकी सास थी। उसी दिन वह लोग गांव से लौटे थे। बच्चे के जन्म के बाद युवती अपनी सास को साथ लेकर आई थी। उसके पति डॉक्टर थे और अक्सर बाहर ही रहते थे। उस दिन कुछ विशेष बातें ना हो सकी। परिचय का ही आदान प्रदान पहली मुलाकात में काफी रहता है। युवती हिंदी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वह उत्तर भारत कभी नहीं गई थी। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, पर अंग्रेजी अच्छी बोल सकती थी। लेकिन वह वृद्ध महिला ना हिंदी बोल सकती थी, न समझ सकती थी। मैंने मन को तसल्ली दी कि कम से कम युवती से तो विचार विनिमय हो ही सकता है। इस प्रकार प्रतिदिन हमारा मिलना जुलना होने लगा। बिल्कुल बगल वाला फ्लैट था। एक ईंट की दीवार ने विभाजन किया हुआ था दो परिवारों का। वृद्ध महिला अपना काम समाप्त करके बहू को निर्देश देकर मेरे पास आ बैठती। मैं उन्हें देखती रहती। वह ठेठ आंध्र प्रदेश की महिला थी। गाढ़े रंगों के ब्लाउज व कीमती मगर सूती जरी किनारे की साड़ियाँ पहनती। गले में 4 लड़ी की सोने की जंजीर, कान व नाक में हीरे दमकते रहते। सामने के दांत कुछ ऊंचे, पर सदा मुस्कुराता चेहरा, जैसे अब कुछ कहने ही वाली हो। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व काफी खुशनुमा था। माथे पर कभी कभी चंदन लगा देख मैं समझ गई कि वह भी विधवा है। हमारे उत्तर भारत में विधवा पर सफेदी चढ़ जाती है, पर दक्षिण में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। सिंदूर तो सभी का पुछ जाता है, बस यही समानता है। पड़ोसी वृद्ध महिला कभी कभी मेरे पास आकर बैठती अवश्य, पर हम विचारों का आदान प्रदान या तो बहू के सामने अंग्रेजी में या फिर संकेतों से ही किया करती। एक अनजान शहर में जहां अपना कहने को कोई न था, हमारी पड़ोसिन व उसका परिवार ही हमारा सहारा बन गए थे। भाषा, प्रांत व रीति रिवाजों की विभिन्नता भी हमारे बीच दीवार बन सकी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सामान्यता भी थी जो हमें एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार बनाए हुए थी। आखिर क्या थी वह समानता जो हर सीमा से परे थी? एक दिन वह मेरे पास बैठी थी। तब पता नहीं क्या सूझी, जो तपाक से उठकर मेरे पति की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई। तस्वीर को गौर से देखती रही, फिर अनायास ही उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मैं भी स्वयं को न रोक सकी। अनजाने ही वह तेलुगु में लगातार कुछ कहती रही।
मुझे तेलुगु थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती थी। वह कह रही थी, इतनी कम आयु रही होगी आपके पति की, खैर होने को कौन टाल सकता है। हम दोनों थोड़ी संयत हुए ही थी कि बहू आ गई। वह सास को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। इस प्रकार वह वृद्धा लगभग हर रोज मेरे पास आकर बैठती, बस खामोश बैठी रहती। मुझे भी उनका आना और खामोश बैठी रहना बेहद अच्छा लगती, बल्कि यूँ कहूँ कि मेरी आदत हो गई थी। कभी कभार मैं उनके घर जाकर बैठ जाती या मैं आ जाती। उनके घर जाने से एक लाभ यह था कि वृद्धा जो भी बोलती उसका अनुवाद अंग्रेजी में करके बहू मुझे बता देती थी। इतना स्नेह में बहू पर छिड़कती, पोते पर बारी बारी जाती। उधर बहू भी अम्मा अम्मा कहते ना थकती थी। भाषा की अड़चन होते हुए भी धीरे धीरे इन बैठकों में मैंने आंध्र प्रदेश के कई व्यंजन, पहनावा, रीति रिवाज सीख ही लिए थे। उधर उन्होंने भी उत्तर भारतीय व्यंजन बनाने सीखे, विवाह आदि की रस्में सुनी व समझी। हम दोनों ने ही घर विषय पर बातें करके एक दूसरे के विचार जाने और इस प्रकार हमारी गहरी मित्रता हो गई। पर यह मित्रता बहुत दिनों तक न चल सकी। 3 से 4 महीने बाद एक दिन बहू ने बताया कि अम्मा वापस गांव रहने जा रही है। वैसे मुझे पता था कि वह गांव में ही रहती हैं, तो पोते की देखभाल के लिए बहू की सहायता बनकर कुछ ही महीनों के लिए आई हैं। पर अब शायद मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा, वापस क्यों जा रही है, यहीं रहिए ना, अब तो पोता भी है, मन लगा रहेगा। नहीं, अब तो जाना ही होगा, उधर कौन देखेगा। वह सब भी तो इसी के लिए देखना पड़ता है। इतनी जमीन व खेती सब इसी के लिए ही तो करना है। चलते समय मैं पोते को गोदी में खींचकर खूब रोई, बहू से भी लिपट कर रोई। मैं भी गले मिली। आखिर अपनापन तो हो ही जाता है। डॉक्टर साहब माँ को लेकर चले गए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बहू मेरे पास आई। वह रुआंसी हो रही थी। कहने लगी, अम्मा की बेहद याद आ रही है, सो नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब तो कल लौट पाएंगे। मेरी भी आंखें भर आई। कितना सन्नाटा था उस वृद्ध महिला के बिना। फिर भी बहू को दिलासा दिया, मन छोटा ना करो, अकेली नहीं हो तुम, हम लोग भी हैं, मैं हूँ तुम्हारे पास। लिपट गई बहू मुझसे। रोते रोते बोली, मेरी माँ नहीं है। इन अम्मा ने दोहरी भूमिका निभाई मेरे साथ। अब मुझसे कह गई है कि तेरी पड़ोसिन भी मेरी बहन है, उन्हें मेरी ही जगह पर समझना। उनकी तीसरी बेटी हो जाएगी तू। इतनी बड़ी बात, इतना विश्वास मुझ पर, शायद इतना तो मैंने कुछ किया भी ना था उनके लिए। पर नहीं, यह तो अपने अपने मानने की बात है। जिसके मन में जितना स्नेह अपनत्व भरा हो, वह दूसरे में भी उतना ही मानकर चलता है। बहू काफी भावुक रही। 2 से 3 दिन तक धीरे धीरे सहज होने लगी। मेरे पास आती, कभी किसी काम से, कभी यूं ही बैठने। अभी तक हम इधर उधर की बातें ही करती थी। पर एक दिन अचानक ना जाने कैसे बात छिड़ गई और मैं पूछ बैठी, अम्मा के पास उधर कौन रहता है? क्या तुम्हारे जेठ, देवर, कोई ननद वगैरह है? बहू जैसे अपनी तरफ से नहीं, पर मेरी शुरू करने की प्रतीक्षा में ही थी। घर की बातें थी, पर फिर भी उसने मुझे बताई। वह बोली, ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं,
व्यापारी हैं। मूंगफली, नारियल व अन्य फलों की खेती होती है। ससुर 2 भाई थे। बड़े भाई से ससुर की ना पड़ती थी। आए दिन झगड़े होते थे कि एक दिन ससुर की हत्या कर दी गई। गांव वाले तो कहते थे कि भाई ने ही हत्या कराई थी। सब रो पीट कर रह गए। मेरी सास अपनी अकेली संतान को लेकर वहीं डटी रही। उनके भाई भतीजे सहायता के लिए आसपास ही रहते थे। खेती में आधा हिस्सा कराया, बेटे को डॉक्टर बनाया, विवाह किया, पर अब भी निश्चित नहीं है। पति के हिस्से की खेती व जायदाद की देखभाल अकेले ही करती है। बेटे को शहर में रहने दिया है ताकि उसे सभी सुख सुविधाएं मिलती रहे और स्वयं अकेली उधर गांव में जूझती रहती है। बेटे को विदेश भेजने की आकांक्षा है। उच्च शिक्षा के लिए मैं हैरान थी। उनकी वह भोली मुस्कुराहट याद हो आई। मैं सोचने लगी, इतनी साहसी महिला कैसे देखा होगा वह क्षण जब कुल्हाड़ी से कटा पति का निर्जीव शरीर सामने पड़ा होगा। उफ, मेरा तो रोना निकल गया। बहू ने मुझे धीरज दिलाया। आप रो रही हैं, जबकि अम्मा आपको आदर्श मानती हैं। वह मुझे समझा कर गई हैं कि इन्हें देखो, इनसे साहस सीखो। 2 बेटियों को लेकर इतने बड़े शहर में अकेली रहती है, सब काम स्वयं संभालती है। ऐसी महिला मेरी ही कोई अपनी हो सकती है। तभी तो कहती है, मेरे ना रहने पर उन्हें ही अपना बुजुर्ग मानना। बहू चली गई, मैं अकेली बैठी सोचती रह गई कि धन्य है वह साहसी महिला। यह बात इतना अवश्य स्पष्ट करती थी कि भाषा, प्रांत आदि की समानता न होने पर भी हम दोनों में कितनी बड़ी समानता थी। बिना पुरुष संरक्षण के कठिन स्थिति का सामना करते हुए हम दोनों ही जीवन यात्रा पर आगे बढ़ती जा रही थी। अब वह अगली बार जब यहाँ आएंगी तब मुझे और भी अपनी अपनी सी लगेगी, जैसे एक विशेष रिश्ता हम दोनों के बीच कायम हो गया था।